नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए। चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही है उत्तराखंड सहायक अध्यापक, ठीक है, जो यूके SSSC LT का एग्जाम होना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं। आज टॉपिक आपके लिए 5वां है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट आपका 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है, 50 नंबर का, जिसमें आपका बीएड का सिलेबस डाल दिया है। तो पूरा बीएड का सिलेबस हमने जाना, किसके बारे में, हमने सबसे पहले किसके बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चर्चा की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, एजुकेशन एंड फिलोसफी, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध के बारे में चर्चा परिचर्चा की। उसके बाद हमने प्रकृति के बाद के बारे में संपूर्ण चर्चा परिचर्चा की। फिर आदर्शवाद, और आज आदर्शवाद के बाद यूनिट फर्स्ट का टॉपिक 5वां, जिसमें हम किसमें, प्रयोजनवाद के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे कि प्रयोजनवाद और शिक्षा कैसी है, ठीक है, ये कैसी होनी चाहिए, प्रयोजनवादियों ने कैसी शिक्षा पे बल दिया, ठीक है, इन्होंने कैसी शिक्षण विधियों को, अनुशासन, पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है, किस किस चीज़ पे बल दिया, इन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। देखो, मैं आपके लिए कंटेंट ढूंढ रहा था तो मुझे अच्छा कंटेंट मिला जो आपका बीएड का लक्ष्य में है, उसमें बहुत अच्छा समझाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि जो प्रयोजनवाद है इसको हम वहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रयोजनवाद क्या है। फिर हम अंत में प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद और जो आदर्शवाद है, इन सभी को एक साथ करेंगे आज के वीडियो में कि तीनों में क्या क्या अंतर है। आप वहाँ पे इन सभी को क्या करोगे, तीनों को अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। तो आइए जुड़ते हैं और वीडियो को उन लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव हैं, जो क्या रहते हैं, संसाधनों से दूर ग्रामों में, गाँव में रहते हैं, जहाँ बुक्स पहुँचने में क्या अत्यधिक समय लगता है। और आपको पता है जुलाई में एग्जाम होना है, ठीक है, संभावित डेट जो जुलाई है, तब तक आप तक किताब नहीं पहुंच पाए तो वीडियो के माध्यम से वो क्या नोट्स बना सकते हैं। बाकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जान लेते हैं कि प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है, ठीक है। तो प्रयोजनवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद जो है वो अंग्रेजी शब्द किससे निकला हुआ है, बताओ मुझे, बताओ किससे निकला हुआ है। तो पैगमेटिज्म से निकला हुआ है, ठीक है, पैगमेटिज्म से निकला हुआ है अंग्रेजी भाषा के प्रयोजनवाद का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। पैगमेटिज्म शब्द प्रेगमा से बना है, किससे बना है पैगमेटिज्म, किससे बनाया है बताओ, ये बना है प्रेगमा से बना है। प्रेगमा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, ग्रीक भाषा, ग्रीक मतलब यूनानी, ठीक है, ग्रीक यूनानी भाषा से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, ठीक है। प्रेगमोटिकास मतलब प्रेगमोटिकास से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यवहारिकता होता है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यवहारिकता होती है। प्रेगमा, देखो पूछ लेगा, जो प्रेगमेटिज्म है वो कौन से शब्द से निकला है, प्रेगमा से निकला हुआ है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से, ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यवहारिकता होती है, ठीक है, और क्रिया से होता है। इसलिए प्रयोजनवाद को व्यवहारिकता भी कहते हैं, प्रयोजनवाद को क्या, व्यवहारिकता भी कहा जाता है। देखो प्रयोजनवाद नहीं आएगा तो आपसे पूछ लेगा कि व्यवहारिकता पूछ लेगा, ठीक है। तो प्रयोजनवाद और व्यवहारिकता क्या है, एक ही शब्द है, ठीक है। प्रयोजनवाद उन्हीं विचारों को मानता है जो व्यवहारिक रूप से सत्य हैं, जो विचारों या सिद्धांतों में उपयोगी और व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। किसे मानता है प्रयोजनवाद, उन्हीं को मानता है जो व्यवहारिक रूप से क्या है, सत्य हैं, ठीक है। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी विचार की उपयोगिता सिद्ध होने पर उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। क्या बोलते हैं प्रयोजनवादी, बोलते हैं कि किसी विचार की उपयोगिता जब सिद्ध होती है तभी उसे क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कोई विचार अगर सिद्ध हो जाता है कि हाँ यही सत्य है, ठीक है, सत्य पे बल दे रहा है कि सत्य है, सिद्ध कर दिया है, तो तभी इसको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। किसी कार्य का परिणाम उसके फल से लगाया जाना चाहिए, ठीक है। आज आप मेहनत करोगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा, तो कार्य का परिणाम उसके फल से लगाया जाना चाहिए। यह विचारधारा मनुष्य के जीवन से संबंधित होने के कारण अधिक मानवीय मानी जाती है, ठीक है। व्यवहार किसका होता है, मनुष्यों का होता है। व्यवहारिक रूप से समाज में कौन चलता है, मनुष्य चलता है। तो यह व्यावहारिक होने के कारण इसका संबंध किससे, मनुष्य से, मानवीय गुणों से क्या लगाया जाता है, अत्यधिक लगाया जाता है, ठीक है। अब जानेंगे प्रयोजनवाद की परिभाषाओं के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। देख, दार्शनिक वे रॉस महोदय, ठीक है, तो रॉस महोदय ने प्रयोजनवाद को
किस प्रकार परिभाषित किया? प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। उन्होंने क्या बोला? जो प्रयोजनवाद है ये क्या है? एक निश्चित रूप से मानवतावादी, मानव के देखने का जो क्या है नजरिया है, जो दर्शन है, मानव क्या देखता है, प्रयोजनवाद, ठीक है, क्या सोच रहा है, क्या करने के उसके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो किसी वस्तु को किस तरह देखता है, उसके वस्तु को देख के उसके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, यही क्या है? मानवतावादी दर्शन है, जो यह मानता है कि मनुष्य कार्य में भाग लेकर अपने मूल्यों का सृजन करता है। मनुष्य क्या कार्यों में भाग लेकर अपने मूल्यों का क्या करता है? सृजन करता है। और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था है। जो वास्तविकता है वो क्या है? सदैव निर्माण की अवस्था है, ठीक है। दूसरे आते हैं रस्क महोदय ने भी क्या दी? प्रयोजनवाद की क्या दी? परिभाषा दी। इन्होंने बोला कि प्रयोजनवाद एक प्रकार का नवीन आदर्श की अवस्था है। इन्होंने क्या बोला? जो प्रयोजनवाद है क्या है? एक नवीन आदर्श, एक नया आदर्श है, ठीक है, उसकी अवस्था है जो वास्तविकता के प्रतिपूर्ण न्याय करेगा, जो वास्तविकता के क्या करेगा? प्रतिपूर्ण न्याय करेगा तथा व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता के मूल्य को क्या कराएगा? इन दोनों का मेल कराएगा। क्या बोला? रस्क महोदय बोलते हैं कि प्रयोजनवाद क्या है? एक नवीन आदर्श है, ठीक है, जो वास्तविकता के प्रति पूर्ण न्याय करेगा और व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता के मूल्यों का क्या कराएगा? मेल कराएगा। उसके परिणाम स्वरूप जिस संस्कृति का निर्माण होगा उससे निपुणता का स्थान प्रमुख होगा तथा उसकी उपेक्षा नहीं होगी। तो रस्क महोदय बोलते हैं। तीसरा आपका किसने? विलियम जेम्स ने परिभाषा दी। विलियम जेम्स ने परिभाषा दी कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। क्या है? पूछ लेगा कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह विचार किसने दिया? तो किसने दिया? चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। रस्क हो गया, विलियम जोन्स हो गया, रॉस हो गए और एक आपको और दे दिया जाएगा। तो विलियम जेम्स ने क्या बोला कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव है और दृष्टिकोण है, यह विचारों की प्रकृति का सिद्धांत है और अंतिम रूप से यही क्या है? वास्तविकता का सिद्धांत है। कौन बोलते हैं? विलियम जेम्स बोलते हैं, ठीक है। अब जानते हैं प्रयोजनवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ठीक है। तो इनकी विशेषताएं क्या थी? यह क्रियाशीलता पर आधारित है, ठीक है। जो प्रयोजनवाद है यह क्रियाशीलता पर, क्रिया कार्य करने पर आधारित है, अतः इससे स्थायी ज्ञान अर्जन होता है। अगर क्रिया करोगे तो आप देखो कुछ कार्य को कर रहे हो, देखो करके सीखोगे तो स्थायी ज्ञान अर्जन आपको होगा, ठीक है। यह प्रयोग पर आधारित है। जो प्रयोजनवाद है क्या है? प्रयोग पर आधारित है, ठीक है। प्रयोग करके सीखते हैं ना, किसी चीज में प्रयोग से आप ज्यादा सीखोगे। थ्योरी से अगर आप प्रयोग करोगे तो आप ज्यादा सीखोगे, ठीक है। जैसे थॉर्नडाइक का अगर भूखी बिल्ली का अगर सिद्धांत आपको बता दूं तो देखो भूखी बिल्ली का सिद्धांत, अगर बिल्ली को थ्योरी पढ़ाएंगे तो समझ नहीं आएगा। बिल्ली के सामने समस्या उत्पन्न हुई और समस्या का हल भी बिल्ली द्वारा क्या बार बार अभ्यास से निकाला गया, ठीक है। तो प्रयोग पर आधारित है, अतः इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी क्या विकास होता है। प्रयोग पर आधारित होगा तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होगा? विकास होगा, ठीक है। यह सामाजिक एवं वैयक्तिक विकास को महत्व देता है, ठीक है। सामाजिक और वैयक्तिक विकास को महत्व देता है कौन? प्रयोजनवाद, ठीक है। यह उपयोगिता एवं व्यवहारिकता पर आधारित है। उपयोगिता और व्यवहारिकता पर यह आधारित है। यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। देखो बालक क्या रहेगा? बालक रहेगा केंद्र में। बालक केंद्र में रहेगा तो क्या होगा? बालक का चहुमुखी विकास होगा, ठीक है। बालक क्या होगा? उसका चहुमुखी विकास होगा। जिस प्रकार प्रकृतिवादियों ने बोला कि बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, बालक स्वतंत्र रह के सीखेगा, और आदर्शवादियों ने क्या बोला कि बालक को क्या अनुशासन में रहना चाहिए, ठीक है। उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, स्वतंत्र तो रहेगा लेकिन अनुशासन में रहना चाहिए, ठीक है। और ये प्रयोजनवादी क्या बोलते हैं कि शिक्षा बाल केंद्रित पर आधारित है, अथवा बालक अपनी रुचि, क्षमता एवं भिन्नताओं के अनुरूप सीखता है। बालक करके सीखता है। बालक क्या करके सीखेगा? कोई व्यक्ति करके ज्यादा सीखेगा, ठीक है। किसी कार्य को आप करोगे तो तब अधिक सीखोगे। गलती तो होना क्या है? स्वाभाविक है, गलती होती है। देखो गलती बार बार होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो गलती क्या हो जाती है? आपकी सुधर जाती है, ठीक है। जैसे कोहलवर्ग का अगर आपको मैं सिद्धांत बताऊं, ठीक है। चिंपैंजी क्या नाम था चिंपैंजी का? बताओ मुझे। चिंपैंजी का नाम क्या था? जो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, कमरे में केले रख देता है और एक टेबल रख देता है, ठीक है। बार बार क्या करता है? प्रयोग करता है। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इससे उसमें क्या स्वावलंबन एवं आत्मसंतोष की भावना बदलती है, ठीक है। अगर बालक करके सीखेगा, ठीक है, तो इसमें उसमें क्या स्वावलंबन एवं आत्मसंतोष की भावना
क्या होती है, बदलती है। ठीक है, याद रखना, यह मानव प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति के लिए मार्ग क्या करती है, प्रशस्त करता है, क्योंकि पियर्स के अनुसार विज्ञान को प्रयोगों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ता है। पियर्स महोदय क्या बोलते हैं कि विज्ञान को प्रयोगों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ता है। पूछ लेगा स्टेटमेंट बना के कि यह कथन किसका है कि विज्ञान को प्रयोग के सामने क्या करना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो किसने कहा, पियर्स महोदय ने कहा। ठीक है, प्रयोजनवाद मानवीय गुणों, मानवीय शक्ति तथा तर्क का बालक में प्रादुर्भाव करता है। प्रयोजनवाद व्यक्ति को सक्रिय, व्यवहारिक व विचारशील बनाता है। ठीक है, व्यक्ति को क्या बनाएगा, सक्रिय भी बनाएगा, व्यवहारिक भी बनाएगा और विचारशील भी उसे बनाता है। ठीक है, अब देखो प्रयोजनवाद का आधुनिक शिक्षा में महत्व के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। दर्शन के रूप में नहीं वरन व्यवहार के रूप में प्रयोजनवाद के आधुनिक शिक्षा बहुत प्रभाव डाला है। शिक्षा एक व्यवहारिक कला है और व्यवहारिक दृष्टि से प्रयोजनवाद शिक्षा से पुनः निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। समाज शिक्षा संस्थाओं को अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए स्थापित करता है और शिक्षण संस्थाएं समाज का बंधु के रूप में स्वीकारता है। शिक्षा जीवन केंद्रित हो और एक प्रगतिशील समाज में वह भी प्रगति का परिचय दे। ठीक है, क्या हो, शिक्षा जीवन केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षाएं क्या जीवन पे, आपके लाइफ पे क्या होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए। आपके जो दिनचर्या है, आप जो दिन प्रतिदिन करते हो, समाज में रह के आप जिन क्रियाओं को करते हो उन पे ये केंद्रित होनी चाहिए और प्रगतिशील समाज में वह प्रगति का परिचय उसने देना चाहिए। शिक्षा का एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज का पोषण है। शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज का पोषण है। ठीक है, शिक्षा के निकट के उद्देश्य बहुत महत्व रखते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए शिक्षण विधियां क्या होती हैं, प्रगतिशील होती हैं। शिक्षा व्यापक रूप से विकास, वृद्धि या व्यवहार में परिवर्तन का रूप लेती है। परंपरागत, रूढ़िगत तथा कठोर विधियों और विचारों को शिक्षा में लाकर एक लचकदार समाज में से क्या लचकदार शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा बालक की नैसर्गिक प्रवृत्तियों, रुचियों, शक्तियों आदि को केंद्र बनाकर जाए, परंतु उसको साथ ही साथ सामाजिक रूप भी दिया जा सकती है। शिक्षा क्या है, बालक को नैसर्गिक प्रवृत्तियां, ठीक है, उसकी रुचियों में, शक्तियों में, ठीक है, उन सभी को केंद्र में बनाकर जाएं और उसके साथ साथ उसे सामाजिक रूप में भी उसे क्या करे, सुदृढ़ करे। ठीक है, शिक्षा जीवन की तैयारी ही नहीं, जीवन का लक्ष्य है। भविष्य अनिश्चित है, भविष्य क्या है, अनिश्चित है, अतः वर्तमान अधिक मूल्य रखता है। शिक्षा द्वारा बालकों का वह गुण, ज्ञान, मनोकृतियों व कौशल को विकृत किया जाए जिससे वो समाज की परिस्थितियों के अनुकूल अपना समाज में स्थान ले सके। ठीक है, शिक्षा से बालक को इतना मजबूत बना लिया जाए कि वो समाज के परिस्थितियों के अनुकूल अपने को क्या कर सके, उसमें ढाल सके। ठीक है, ज्ञान की उत्पत्ति किससे, क्रिया से होती है। ज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है, कार्य करने से, क्रिया से होती है। क्रिया प्रधान है, क्रिया क्या है, प्रधान है। ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको क्रिया करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, कर्म करोगे तो तभी फल आपको मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि ज्ञान की उत्पत्ति क्रिया से ही होती है, कार्य करोगे तो तभी ज्ञान उत्पन्न होगा। ठीक है, देखो अगर आपको ज्ञान पाना है तो आपको कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या करना पड़ेगा कि आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, इधर उधर से आपको मैटर इकट्ठा करना पड़ेगा। तो क्रिया ही क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है और जो क्रिया है वही क्या है, प्रधान है। सफलतापूर्वक क्रिया का संपाद करने के लिए वह ज्ञान आता है और बालक क्रिया द्वारा सीखता है। जनतंत्रीय समाज के लिए जनतंत्रीय शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो जनतंत्रीय समाज है उसके लिए कैसी शिक्षा, उसके लिए जनतंत्रीय शिक्षा की ही क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए आगे जाते हैं। प्रयोजनवाद में शैक्षिक सिद्धांतों का निरूपण जान लेते हैं। ठीक है, सत्य क्या है, सत्य परिवर्तनशील है, सत्य मानव निर्मित होता है। ठीक है, और उपयोगिता के सिद्धांत का समर्थन करता है, मानवीय शक्ति पर बल देता है और सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं की अपेक्षा करता है। ठीक है, आध्यात्मिक तत्वों की उपेक्षा करता है, सामाजिक तथा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण पर बल देता है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। ये क्या है, ये बताओ मुझे, ये क्या है, प्रयोजनवाद में शैक्षिक सिद्धांत हैं। आइए अब तीनों को, इन सभी को एक एक करके जानते हैं कि सत्य क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य क्या है, परिवर्तनशील है। सत्य देशकाल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अन्य विचारधाराओं में सत्य का कोई अपरिवर्तनशील माना जाता है। ठीक है, सत्य क्या है, परिवर्तनशील है, ये देश काल परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, सत्य क्या है, मानव निर्मित है
प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य मानव निर्मित होता है। परिस्थितियों के परिवर्तन से ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परिस्थितियों के परिवर्तन से ही क्या होती हैं? समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य चिंतन करता है। जिन समस्याओं में मानव सफल होता है वह सत्य माना जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? सत्य मानव निर्मित होता है। प्रयोजनवादियों ने क्या बोला कि सत्य मानव निर्मित होता है। परिस्थितियों के परिवर्तन से ही समस्याएं क्या होती है? उत्पन्न होती हैं, और जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य चिंतन करता है, सोचता है, मनन करता है, उन समस्याओं का समाधान निकालता है और अंत में सफल होता है, तो वही क्या है? सत्य है। ठीक है, उपयोगिता के सिद्धांत का ये क्या करता है? समर्थन करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार केवल वही नियम, वस्तु या विचार ठीक है जो हमारे लिए उपयोगी है। जो विचार या नियम हमारे लिए उपयोगी नहीं है वह क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है मानवीय शक्ति पर बल। प्रयोजनवादियों ने मानवीय शक्ति पर विशेष बल देते हैं। इस शक्ति द्वारा ही मनुष्य समस्या को समझता है, उसे हल करने के उपाय सोचता है और कार्य करने के लिए शक्ति रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ है कि सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं की अपेक्षा, ठीक है, उनकी उपेक्षा करना। प्रयोजनवादियों ने क्या कहा कि अनेक प्रकार की सामाजिक रूढ़ियां क्या होती है? ठीक है, जो पहले से चले आ रहे हैं, बंधन हो गए। ठीक है, और परंपराओं की अपेक्षा करते हैं। ये लोग विचारों की अपेक्षा क्रियाओं पर बल देते हैं। प्रयोजनवादी क्या करते हैं? जो रूढ़िवादी हैं, जो रूढ़िवादी बंधन है, परंपराएं हैं, इनकी ये क्या करते हैं? इन्हें ये नकार देते हैं, इनकी अपेक्षा करते हैं। ये लोग विचारों की अपेक्षा क्रियाओं पर क्या करते हैं? अधिक बल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 है आध्यात्मिक तत्वों की अपेक्षा। ठीक है, प्रयोजनवादियों ने आध्यात्मिक तत्वों की अपेक्षा करते हुए वे व्यवहारिक जीवन को महत्व देते हैं। परमात्मा को वे मनुष्य की कल्पना मानते हैं। आत्मा को वे ऐसे तत्व के रूप में देखते हैं जो क्रिया करता है परंतु इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए सामाजिक तथा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण पर बल। ठीक है, प्रयोजनवादी विचारकों ने सामाजिक तथा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। इनके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य क्या है? ह्यूमन इज ए सोशल बीइंग। ठीक है, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। उसका जीवन समाज में ही व्यतीत होता है, इसलिए समाज की उन्नति पर अधिक ध्यान देना चाहिए। समाज में सामाजिक क्रियाएं में भाग लेकर बालक अपना विकास कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सुखपूर्व जीना है। ठीक है, मनुष्य का उद्देश्य क्या है? जीवन का सुखपूर्वक जीना है। ठीक है, प्रयोजनवादियों के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। वे मनुष्य के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य अपनी समस्याओं को समझकर उन्हें हल करें और अपनी परिस्थितियों के साथ अनुकूल करें, और उसे ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो उसे सुख प्रदान कर सके। ठीक है, मनुष्य को कैसे वातावरण, ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो उसे क्या कर सके? सुख प्रदान कर सके। ठीक है, अब जान लेते हैं प्रयोजनवाद में शिक्षा का योगदान क्या रहा। ठीक है, तो इसके गुणों को जान लेते हैं। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, कि बालक ने क्या केंद्र में होना चाहिए। शिक्षक क्या है? जो शिक्षक है वो क्या है? एक सुविधा प्रदाता है। वो पाड़, मचान, जेटपीडी, ठीक है, पाड़ का काम करेगा शिक्षक। ठीक है, बालक के अंतर्निहित गुणों को बाहर निकालेगा। वो उसे क्या करेगा? खाली सुविधा, उसे धक्का देने का काम करेगा। जहां बालक अटकेगा वहां शिक्षक उसे क्या करेगा? पुश करेगा, उसे पाड़ देगा, मचान देगा। तो कैसी शिक्षा माना इन्होंने? बाल केंद्रित। बालक अगर केंद्र में रहेगा, करके सीखेगा, तो बालक अपने रुचि के अनुसार, जिज्ञासा के अनुसार, ठीक है, अपने चॉइस के अनुसार करेगा तो अधिक सीखेगा। ठीक है, तो प्रयोजनवादियों ने शिक्षा में बालकों को केंद्र बिंदु माना। इस वाद में शिक्षा केंद्र को पुस्तकीय ज्ञान से हटाकर बालक के व्यक्तित्व पर आधारित स्थापित किया। जो प्रयोजनवादियों ने बालक को केंद्र में रखा और इन्होंने क्या कर दिया? पुस्तकीय ज्ञान को क्या कर दिया? नकार दिया, और बालक के व्यक्तित्व पर स्थापित करने पर इन्होंने क्या दिया? बड़ा योग दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपके लिए क्रिया पर बल दिया इन्होंने। ठीक है, प्रयोजनवादियों ने बालकों के क्रिया के द्वारा सीखने पर बल दिया। देखो, क्रिया से सीखेगा बालक। ठीक है, प्रयोजनवादियों ने क्या बोला कि बालक अगर क्रिया करके सीखेगा तो वो अधिक सीखेगा। ठीक है, पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करते हैं ये प्रयोजनवादियों ने। क्या? पुस्तकीय शिक्षा, जो किताबी शिक्षा है, इसे नकार देते हैं। बालक क्रिया एवं अनुभव के माध्यम से वास्तविक जीवन से अवगत होगा और अधिक सीखेगा। अधिक उसका क्या होगा? स्वागीर्ण या चहुमुखी उसका विकास होगा। ठीक है, विचारों की
अपेक्षा व्यवहार पर बल दिया इन्होंने, ठीक है। प्रयोजनवादियों ने क्या किया, व्यवहारिक जीवन पर अधिक ध्यान देता है, ठीक है। उसकी धारणा है कि शिक्षा बालक को जीवन के लिए तैयार करती है। रस्क के अनुसार प्रयोजनवाद का वह रूप जिसने अपना सर्वाधिक प्रभाव डाला यह कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में विचारों को व्यवहारों के अधीन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए चौथा कि सामाजिक तथा जनतंत्रीय शिक्षा पर बल दिया, ठीक है। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा बालकों में समानता, स्वतंत्रता, सहयोग, अधिकार एवं कर्तव्यों को निभाने की क्षमता आदि सामाजिक एवं जनतांत्रिक गुणों का विकास करती है, ठीक है। बालक में क्या करती है शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, सहयोग, अधिकार, इन कर्तव्यों को निभाने की उनमें क्षमता विकसित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए पांचवा कि प्रोजेक्ट पद्धति का निर्माण, ठीक है। प्रयोजनवादियों की महत्वपूर्ण देन क्या है, प्रोजेक्ट पद्धति है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि किस वाद का महत्वपूर्ण देन प्रोजेक्ट पद्धति है, तो जो प्रयोजनवाद है उन्होंने क्या, इनकी महत्वपूर्ण देन ही क्या है, प्रोजेक्ट पद्धति है। इस पद्धति के अंतर्गत बालक जीवन की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता प्राप्त करते हैं तथा क्रियाओं के माध्यम से वास्तविक अनुभव प्राप्त करते हैं। इससे रचनात्मक शक्तियों का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रखना कि प्रयोजनवादियों का महत्वपूर्ण देन क्या है, प्रोजेक्ट पद्धति है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके शिक्षा दर्शन की देन, ठीक है। तो इस वाद में शिक्षा दर्शन को कई विचार दिए गए, जैसे नवीन शिक्षा होगी, प्रगतिशील शिक्षा होगी, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम और संगठित इकाई पर प्रयोजनवादियों ने क्या दिया, बल दिया। अब जान लेते हैं कि इसके दोष क्या क्या थे, ठीक है। तो देखो, इससे बालकों में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास नहीं किया जा सकता, ठीक है। इससे बालक अधिक सक्रिय रहता है, शिक्षक कम रहता है, ठीक है। यह तत्ववाद का विरोधी है तथा बहुतत्ववाद में विश्वास रखता है। इसका व्यवहारवाद का क्षेत्र सीमित है, जो जीवन के लिए उपयोगी है उसे ही अपना लक्ष्य बनाता है और अनुपयोगी होने में परित्याग कर देता है, ठीक है। प्रयोजनवाद व्यवहारिक जीवन की सत्यता की प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। व्यवहारवाद में क्या, सार्वलौकिकता, सर्वमान्यता का अभाव है। व्यवहारवाद जीवन में केवल विविधता को देखता है और उससे किसी प्रकार की एकता एवं सामान्य तत्व का निर्धारण नहीं कर सकता। चिंतनशील व्यक्ति कभी भी अस्त व्यस्त विविधता को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसके दोष हैं, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप देख लेते हैं तीनों वादों को, ठीक है। आपके लिए आदर्शवाद हो गया, प्रकृतिवाद हो गया और आपका प्रयोजनवाद हो गया, ठीक है। इन तीनों को एक साथ देखते हैं और आपके मस्तिष्क में एक नए ज्ञान के क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आप इन तीनों में अंतर करने में क्या होगे, एक अच्छे लेवल आप में बन जाएगी, ठीक है। तो आदर्शवादियों ने क्या बोला, आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करना है, ठीक है। ये स्टार लगा लेना कि किस वाद ने सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों पर बल दिया, तो आदर्शवाद ने दिया, ठीक है। इसी के अपोजिट प्रकृतिवाद क्या बोलते हैं कि यह आत्म प्रकाशन या व्यक्तिक विकास पर बल देता है। प्रकृतिवाद क्या बोलते हैं, आत्म प्रकाशन एवं व्यक्तित्व विकास पर बल देते हैं। और प्रयोजनवाद क्या बोलते हैं, शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक तथा व्यवहारिक जीवन में सफल होने के लिए स्नेह, सहयोग, निष्ठा का भाव उत्पन्न करना है, ठीक है। अब आप तीनों के बारे में एक एक फैक्ट जान चुके हैं। दूसरा फैक्ट आपके लिए है, जो आदर्शवादी थे उन्होंने क्या कहा, उन्हें शाश्वत मूल्यों में संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम के स्थान में दिया जाना चाहिए। जो शाश्वत मूल्य हैं, ठीक है, इन्हें संबंधित विषय में क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का स्थान मिलना चाहिए। प्रकृतिवादी क्या बोलते हैं, प्रकृतिवादी बोलते हैं ऐसे विषय क्रम से जोड़ जाते हैं जिनसे आत्मरक्षा तथा आत्म प्रकाशन का विकास हो सके। और आपके लिए प्रयोजनवादी क्या बोलते हैं, व्यवहारिकता, जीवन से संबंधित विषयों का क्या होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर आदर्शवादी क्या बोलते हैं, शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आदर्शवादियों में क्या, शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और जो प्रकृतिवादी है इसमें शिक्षक क्या होता है, गौण होता है। और बालक क्या होता है, बालक क्या होता है, प्रकृतिवादी में बालक क्या होता है, प्राथमिक होता है, शिक्षक गौण होता है, ठीक है। प्रयोजनवादी में शैक्षिक तथा प्रयोगमूलक वातावरण बनाने के लिए शिक्षक का आश्रय लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बालक केंद्र में रहेगा और वातावरण को क्या, प्रयोगमूलक और शैक्षिक बनाने के लिए
लिए शिक्षक का क्या आश्रय लिया जाएगा। ठीक है, आदर्शवाद प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देती है। ठीक है, आदर्शवाद का ही नारा क्या था, अनुशासन था, जबकि जो प्रकृतिवाद है इसका क्या था, इसका स्वतंत्रता था। ठीक है, प्रकृतिवादी क्या बोलते हैं, प्राकृतिक परिणामों पर विश्वास रखता है तथा मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल देता है। देखो प्राकृतिक परिणाम मतलब कि बालक करके सीखेगा। ठीक है, ये आग जल रही है तो बालक जाएगा, छुएगा, हाथ जलेगा तो वो सीखेगा। ठीक है, आदर्शवादी क्या बोलते हैं, बालक को इसे छूने से पहले ही बता दो अनुशासन में रहना है, नहीं तो जल जाएगा। ठीक है, इसे छुएगा तो जल जाएगा। और प्रयोजनवादी क्या बोलते हैं, मुक्त्यात्मक अनुशासन पर, प्रयोजनवादी सीमित मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल देते हैं। ठीक है, वहीं आदर्शवादियों ने वाद विवाद, प्रश्नोत्तर विधि तथा व्याख्यान विधि पर शिक्षण हेतु उपयुक्त समझा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, आदर्शवादियों ने क्या, वाद विवाद हो गया, प्रश्नोत्तर विधि हो गया, व्याख्यान विधि शिक्षण हेतु उपयुक्त समझा। और जो प्रकृतिवादी हैं इन्होंने खेल विधि, अन्वेषण विधि, ठीक है, किंडरगार्टन विधि हो गया, प्रयोगशाला का अवलोकन विधियों को प्रमुखता दी। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट पूरा। ठीक है, और प्रयोजनवादियों ने क्या बोला कि प्रयोजन विधि का प्रचलन किया जिससे स्वानुभाव एवं अवलोकन को विशेष महत्व दिया। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, तीनों के बारे में देखो। आदर्शवाद ने वाद विवाद, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और शिक्षण विधि को बल दिया। और जो आपका क्या है, जो प्रकृतिवाद है, खेल विधि, अन्वेषण विधि, किंडरगार्टन विधि, प्रयोगशाला तथा अवलोकन, इन्होंने बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आदर्शवाद में मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, इसलिए शिक्षक प्रक्रिया में अपूर्ण रहती है। और प्रकृतिवादियों ने क्या बोला कि नकारात्मक विचारधारा पर आधारित है, प्रकृतिवाद में भी मनोविज्ञान का प्रयोग होने लगा है। और प्रयोजनवादियों ने क्या कहा, सकारात्मक विचारधारा पर आधारित है तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों, मूल प्रवृत्तियों एवं आवश्यकताओं को स्थान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो क्या है, जो आदर्शवादी हैं उन्होंने आत्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार हेतु बालक को प्रेरित किया। और जो प्रकृतिवादी हैं उन्होंने मूल प्रवृत्तियों के शोधन हेतु बालक को सहज भाव से स्वतंत्र छोड़ दिया। ठीक है, और प्रयोजनवादी क्या बोलते हैं, प्रगतिशील एवं विचारशीलता के पक्ष में है। ठीक है, आदर्शवादियों ने वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों का विकास किया, लेकिन प्रकृतिवादियों ने वैयक्तिक विकास पर ही बल दिया और प्रयोजनवादियों ने सामाजिक विकास पर बल दिया। तो तीनों के बारे में आपको बताया कि प्रयोजनवाद क्या बोलता है और प्रकृतिवाद क्या कह रहा है और आदर्शवाद क्या कह रहा है। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं, प्रयोजनवाद के रूपों का वर्णन कर लेते हैं। तो पहला आपका क्या हो जाता है, इसमें मानवतावादी प्रयोजनवाद हो गया, दूसरा आपका प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद हो गया, तीसरा आपका जीवशास्त्रीय प्रयोजनवाद हो गया। ठीक है, ये आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, फिर भी एक बार इनमें परिचर्चा कर लेते हैं। जो मानवतावादी प्रयोजनवाद है, इस प्रयोजनवाद के अनुसार मानव प्रकृति को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला सत्य है। इस प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, वो मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है तथा मेरे जीवन का विकास करती है, वही क्या है, सत्य है। ठीक है, दूसरा है प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद। इस वाद के अनुसार सत्य का आधार विज्ञान है, जो प्रयोगशालाएं हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक प्रयोजनवादियों का कथन है कि जिस बात को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है अथवा जो बात ठीक कार्य करती है, वही क्या है, सत्य है। तीसरा क्या बताया, जीवशास्त्रीय प्रयोजनवाद। इस वाद से आश्चर्य मनुष्य की उस शक्ति से है जिसकी सहायता से वह अपने आप को वातावरण के अनुकूल क्या करता है, ढाल देता है, बनाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वातावरण को भी अनुकूल बना लेता है। डीवी के शब्दों में, तो डीवी महोदय क्या बोलते हैं कि इस प्रयोजनवाद की जांच मानव को अपने वातावरण से अनुकूल करने की विचार प्रक्रिया से की जाती है। यह वाद क्योंकि विचार को अनुकूल का साधन मानता है, अतः इसको प्राय साधनवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जानते हैं प्रयोगवाद में। ठीक है, जो प्रयोगवाद में शिक्षक की भूमिका, ठीक है, प्रयोगवाद में क्या शिक्षक की भूमिका रहती है, जो प्रयोजनवाद है, ठीक है, इसमें शिक्षक की भूमिका जान लेते हैं। प्रयोजनवादी बच्चों को सूचनाएं देने के पक्षधर नहीं है। प्रयोजनवादी क्या है, बच्चों को सूचनाएं देने के क्या है, पक्षधर नहीं है। प्रयोजनवादियों के अनुसार बच्चे स्वयं ज्ञान की क्या करेंगे, खोज करेंगे, और ज्ञान की खोज करने में अध्यापक सक्रिय क्या होगा, निरीक्षक और पथ प्रदर्शक का क्या करेगा, कार्य करेगा। बच्चे क्या करेंगे, ज्ञान की खोज स्वयं करेंगे। जो टीचर है वो क्या है, सुविधा प्रदाता है, वो क्या करेगा, बालक का निरीक्षण करेगा और पथ प्रदर्शक करेगा। ठीक है, प्रयोजनवादियों ने शिक्षा में बालक के कार्यों, रुचियों और योग्यताओं आदि को प्रमुखता प्रदान की। प्रयोजनवादियों ने क्या, बालक के कार्यों
को, रुचियों को, योग्यताओं को क्या दी, प्रमुखता प्रदान की, परंतु वे शिक्षण के दायित्व और महत्व को कम नहीं करते हैं। उनके अनुसार अध्यापक का स्थान पथ प्रदर्शक एवं सलाहकार का है। अध्यापक बच्चों को ज्ञान देने के स्थान पर उन्हें ऐसा पर्यावरण प्रदान करें कि वो सही निर्णय निकालने में समर्थ हों। ठीक है, आप मुझे बताएं कि क्या प्रयोजनवादियों का यह विचारधारा बच्चों के लिए उचित था या अनुचित था। कमेंट में बताएंगे उचित था या अनुचित था। ठीक है, देखो एक कुशल शिक्षक, ठीक है, वही होगा। ठीक है, कुशल शिक्षक ढंगों से एक है। ठीक है, किससे है, मिश्रित है, ढंगों से एक है, जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है। इसी प्रकार डॉक्टर प्रेमनाथ के अनुसार शिशु का व्यक्तित्व शिक्षा के व्यक्तित्व से धुंधला न होने पाए, वह स्कूल व खेल के मैदान में शिशु को अवसर प्रदान करता है। आदर्शवाद से भिन्न शिक्षक का अधिकार उपयुक्तवाद की सेवा के द्वारा स्थापित कर दिया जाता है। सामाजिक के रूप में बालक एवं अध्यापक दोनों का समान स्तर है। ठीक है, अब जानते हैं प्रयोजनवादियों और शिक्षा का उद्देश्य। प्रयोजनवादियों ने क्या शिक्षा क्या उद्देश्य बताएं, तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। यह अनुभवों का पुनर्गठन है। यह व्यक्ति की कुशलता को विकसित करके सामाजिक मूल्यों में क्या करती है, अभिवृद्धि करती है। मूल्यों एवं आदर्शों का विकास करना। ठीक है, रुचियों एवं प्रवृत्तियों पर बल देना। ठीक है, छात्र का विकास करना। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, छात्र का क्या करना, विकास करना है, सामाजिक कुशलता का विकास करना। ठीक है, प्रयोजनवादियों छात्र की सामाजिक कुशलता पर विशिष्ट बल देते हैं, अतः डीवी महोदय द्वारा सामाजिक कुशलता का विकास करना शिक्षा का क्या है, उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, कोठारी आयोग बताना मुझे, कोठारी आयोग कब आया था। ठीक है, कोठारी दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग कब आया था, इसको भी हम आगे परिचर्चा करेंगे। ठीक है, सिलेबस में है, कोठारी आयोग के बारे में भी जानेंगे कि कोठारी आयोग ने कौन सी शिक्षा पे बल दिया। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, इसकी एक नई वीडियो लाऊंगा जिसमें कोठारी आयोग, एनईपी, ठीक है, इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो शिक्षा के उद्देश्य को अपने प्रतिवेदन में प्रस्तावित किया, इसमें प्रयोजनवाद को आधार माना था। ठीक है, शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ना होगा। ठीक है, शैक्षणिक कार्यक्रम के द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को बल देना होगा। ठीक है, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना होगा। ठीक है, शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को संगठित करना होगा। जिज्ञासा, मनोवृत्ति, मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए समाज में आधुनिकीकरण करना होगा। तो कोठारी आयोग ने भी क्या अपने जो प्रतिवेदन दिया था उसमें प्रयोजनवाद के आधार पर उन्होंने क्या दिया था, अपने वो दिया था कि शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ना होगा, शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ सामाजिक राष्ट्रीय एकता को क्या करना होगा, बल देना होगा, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना होगा, शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को संगठित करना होगा, जिज्ञासा, मनोवृत्ति और मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करना होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब जान लेते हैं कि प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम, इनने किस पाठ्यक्रम पे बल दिया। तो इन्होंने क्या, जो प्रयोजनवादियों ने पाठ्यक्रम के लिए निर्माण के लिए 4 सिद्धांतों पर जोर दिया। पहला उन्होंने क्या बोला कि उपयुक्तता का सिद्धांत दिया। ठीक है, प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में वही विषय पढ़ाए जाएं जो बालक के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि उपयोगिता का सिद्धांत, बालक की रुचि का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, और चौथा आपका क्या हो गया, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, ये कौन सी बात के सिद्धांत हैं, तो प्रयोजनवाद के हैं। यहाँ आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 में से 3 आपको ये दे देगा और 1 आपको बाहर का दे देगा। पूछा कि कौन नहीं है। ठीक है, तो उपयोगिता का सिद्धांत, ठीक है, कि वही पाठ्यक्रम बालक के लिए रखना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगित है। ठीक है, दूसरा है बालक की रुचि का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों का विचार है कि बालक को शिक्षा उसी की रुचि के अनुसार दी जानी चाहिए। ठीक है, बालक को जिसमें रुचि है उसको शिक्षा उसी के अनुसार दी जानी चाहिए। तीसरा है अनुभव का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों ने करके सीखना, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग तथा अनुभव करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस पर बल दिया। ठीक है, डीवी के शब्दों में यदि ये क्रियाएं उस समुदाय की क्रियाएं की विशेषताओं का रूप धारण कर लेंगे जिसे विद्यालय स्थित है, तो बालक क्या होंगे, बालक के मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का अधिक विकास होगा और इसका परिणाम प्रेरणा, स्वतंत्रता, नागरिकता और प्रशिक्षण और अनुशासन का विकास करना होगा। चौथा इन्होंने क्या बोला कि एकीकरण का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों के अनुसार बुद्धि एवं ज्ञान में एकीकरण होना चाहिए अथवा पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभाजित नहीं करना चाहिए। रॉस के अनुसार किसी विशेष विषय पर कार्य करने की अपेक्षा उस सभी ज्ञान पर आधारित होना चाहिए जिसमें बालक क्या अधिक लगना चाहिए। ठीक है, देखो ब्रूक बेकन के अनुसार प्रयोजनवादियों ने क्या बोला कि क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम करके
बालकों में बातचीत, खोज, सृजनात्मकता और कलात्मकता अभिव्यक्ति को विकसित करने वाला पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि पाठ्यक्रम उपयोगिता का सिद्धांत, बालक की रुचि का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अब जान लेते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षक के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो देखो, प्रयोजनवादी शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षक ही शिक्षा का आधार है। शिक्षक ही क्या है, शिक्षा का आधार होता है। गैड तथा शर्मा के अनुसार वातावरण का चिंतन और बालकों के उद्देश्य पूर्ति के लिए क्रियाओं का अभ्यास, वातावरण का व्यापक अर्थ जिसमें क्रियाओं के दोनों रूप सम्मिलित हैं, इंद्रियों द्वारा की गई मानसिक शक्तियों के द्वारा ही क्रियाओं की संपन्न कराने का काम अध्यापक करता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, आप एक दूसरे को कनेक्ट करना सीख गए हैं। ठीक है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और आपका प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद और शिक्षा विधि। देखो, प्रयोजनवाद प्रगतिशील शिक्षक पद्धति में विश्वास करता है। प्रयोजनवाद क्या, जो प्रगतिशील शिक्षण पद्धति है इसमें विश्वास करता है। रॉस के शब्दों में यह प्राचीन के प्रति चेतावनी है कि हमारी विधियां प्रयोगात्मक हो तथा अधिक समय तक शिक्षण को प्रभावी बनाए रखें। ठीक है, प्रयोजनवादियों ने निम्नलिखित शिक्षण विधियों पर बल दिया। सीखने क्या होना चाहिए, सीखना क्या होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण क्रिया प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, करके या अनुभव से सीखना चाहिए और एकीकरण के द्वारा सीखना चाहिए। ये किसकी शिक्षण विधियां हैं, ये प्रयोजनवादियों की शिक्षण विधियां हैं। ठीक है, वहीं प्रयोजनवाद और विद्यालय के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार तो प्रयोजनवादी क्या बोलते हैं, जो स्कूल है ये क्या है, समाज का लघु रूप है। बालक सबसे पहले कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है। स्कूल क्या है, समाज का ही क्या है, लघु रूप है। स्कूल और समाज का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, दोनों का क्या है, आपस में घनिष्ठ संबंध है। समाज में श्रेष्ठता उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि स्कूल में अच्छे गुणों का विकास किया जाए। अगर आपको समाज में श्रेष्ठता उत्पन्न करनी है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि आपके स्कूल में आप में अच्छे गुणों का क्या करना है, विकास करना पड़ेगा। ठीक है, डीवी के शब्दों में विद्यालय समाज के लिए क्या है, सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, किसके शब्द हैं ये, कि विद्यालय समाज के सच्चे प्रतिनिधि हैं, तो डीवी की उसमें। ठीक है, घर में बालक को आदर्श वातावरण प्राप्त नहीं हो पाता अथवा विद्यालय का दायित्व है और भी बढ़ जाता है। विद्यालय द्वारा ही बालकों में सामाजिक कुशलता का निर्माण होता है। ठीक है, देखो, घर में बालक को क्या आदर्श वातावरण नहीं मिलता है तो विद्यालयों का दायित्व और भी बढ़ जाता है कि बालक को क्या वहाँ एक उचित और अच्छा क्या मिले, आदर्श वातावरण मिले, जिससे बालक का क्या हो, सामाजिक कुशलता का निर्माण करने के लिए और भी आसानी मिल जाए। ठीक है, प्रयोजनवादी और अनुशासन के बारे में जान लेते हैं। डीवी के शब्दों में अनुशासन का अर्थ शासन की शक्ति, उन स्रोतों पर अधिकार जिससे कार्य लिया जाता है। यह जानने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए और उसे क्या करने के लिए क्रिया करना और उनमें अनुशासित होना चाहिए। हम मस्तिष्क की बात करते हैं अथवा सेना की। ठीक है, प्रयोजनवादियों ने अनुशासन पर विश्वास करते हुए बी.डी. भाटिया के अनुसार, बी.डी. भाटिया महोदय ने क्या बोला कि प्रयोजनवादी विद्यालय में सामाजिक क्रियाओं द्वारा सामाजिक अनुशासन में विकास पर बल देते हैं। ठीक है, वहीं प्रयोजनवादी सीमित मुक्तात्मक अनुशासन पर बल देते हैं। अनुशासन का कार्य को दुरुपयोग से बचाना अथवा अनुशासन के लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण पर बल देना है। अब जानेंगे प्रयोजनवादी में स्कूल तथा समाज। ठीक है, स्कूल समाज का द्योतक है। स्कूल क्या है, समाज का द्योतक है। समाज की समस्त बातों का और उसकी प्रगति के उपायों का अध्ययन तथा खोज स्कूल में क्या अनवरत रूप से होते रहते हैं। स्कूल के द्वारा ही छात्र समाज में प्रविष्ट होता है। स्कूल तथा समाज का आदान प्रदान समाज है। स्कूल तथा समाज का आदान प्रदान क्या है, स्कूल है, तथा स्कूल तथा समाज एक दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों आवश्यक है। समाज और स्कूल का दोनों उसमें घनिष्ठ संबंध है, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अब आपके लिए अंतिम टॉपिक है प्रयोजनवाद का मूल्यांकन। ठीक है, तो प्रयोजनवाद का गुण एवं दोषों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है, अतः इसके गुण तथा दोष नीचे दिए गए हैं। देखो, गुण क्या थे, बालक शिक्षा का केंद्र है। बालक क्या है, शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, देखो इंपोर्टेंट रखना, गुण में आपके क्या हो जाएंगे, जो प्रयोजनवादियों ने क्या बालक को किस में रखा, कैसी शिक्षा पे बल दिया, गुण उसमें आ जाएंगे। ठीक है, बालक शिक्षा का केंद्र है,
क्रिया करने पे इन्होंने बल दिया। ठीक है, पहले ही मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। योजना पद्धति का निर्माण करना, ठीक है, व्यवहारिक जीवन की तैयारी, उपयोगिता पर विशेष बल दिया, सामाजिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, सामाजिक जीवन की तैयारी पे इन्होंने बल दिया। ठीक है, ये गुण थे। अगर दोषों की बात करूं तो सत्य एवं मूल्यों का विरोध करना इनके क्या है, दोष हैं। ठीक है, आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना करना, मानवीय आदर्शों की अवहेलना हो गया। ठीक है, भूत की अपेक्षा करना, सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा करना, शिक्षा के लिए निश्चित उद्देश्यों की अवहेलना करना, सत्य को परिवर्तनशील बताना, क्या है इनके दोष हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रयोजनवादी के अनेक अवगुण होते हुए भी उसके गुणों की अवहेलना नहीं की जा सकती। प्रयोजनवादियों के अनुसार से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय एवं परिवर्तनशील युग की आधारशिला को इन्होंने रखा है। अगर वहीं आगे बात करूं कि रस्क के शब्दों में, रस्क महोदय ने फिर क्या बोला, रस्क महोदय ने क्या बोला बताओ मुझे, रस्क महोदय ने क्या बोला, फटाफट बताओ मुझे, क्या बोलते हैं रस्क महोदय, बताओ मुझे, रस्क महोदय क्या बोलते हैं। रस्क महोदय बोलते हैं कि प्रयोजनवाद नवीन आदर्शवाद के विकास का क्या है, चरण मात्र है। जो प्रयोजनवाद है ये क्या है, ये क्या बोला उन्होंने कि ये क्या है, ये नवीन आदर्शवाद विकास का चरण मात्र है। यह यथार्थ के साथ न्याय करेगा और व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के समन्वय करेगा और उस संस्कृति का निर्माण करेगा जिसमें कौशल का पुष्प विकसित होगा। ये किसके शब्द हैं, तो ये शब्द किसके हैं, तो ये रस्क महोदय के शब्द हैं। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में जाना, आज हमने प्रयोजनवाद के बारे में, हमने प्रयोजनवाद के बारे में व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की कि प्रयोजनवाद में शिक्षा, अनुशासन, ठीक है, इन सभी के बारे में हमने जान लिया कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कैसा अनुशासन, पाठ्यक्रम, इन सभी के बारे में हमने परिचर्चा की। और कुछ आपके लिए और इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट क्या होता है वो देखो, आप उनके नोट्स बना लेना, वो यहाँ मैंने ऐड नहीं किए, बाकी जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं टेलीग्राम में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से उसे ले लेगा कि तीनों का टेलीग्राम में आपको लिखा है। जो प्रयोजनवाद को अन्य नामों से जाना जाता था, ठीक है, प्रयोजनवाद के अन्य नाम क्या, फलानुमेय के नाम से इसे जाना जाता है, फलानुमेय के नाम से, किसे, प्रयोजनवाद को फलानुमेय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फलानुमेय किसका उपनाम है, प्रयोजनवाद का उपनाम है। ठीक है, देखो प्रमाण्यवाद किसका नाम है, प्रयोजनवाद का नाम है। ठीक है, दो नाम होगी। ठीक है, देखो प्रयोगवाद भी इसे बोलते हैं, प्रयोगवाद भी इसे बोलते हैं। ठीक है, प्रयोगवाद भी इसका नाम है। ठीक है, और क्या, व्यवहारवाद भी इसे बोलते हैं, व्यवहारवाद भी प्रयोगवाद का उपनाम है। ठीक है, उपयोगितावाद, व्यवहारवाद, ठीक है, व्यवहारवाद हो गया। ठीक है, उपयोगितावाद हो गया, उपयोगितावाद हो गया। ठीक है, और करणवाद के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, करणवाद हो गया। ठीक है, और क्या, और अर्थ क्रियावाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अर्थ क्रिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। वहीं अगर इसके इतिहास में जाएं तो इतिहास, ठीक है, इतिहास में जाएंगे तो वो आपको बता दिया कि इसका इतिहास क्या रहा, क्या इसमें शिक्षा थी। ठीक है, आदर्शवाद का मूल्यांकन बता दिया। ठीक है, उसकी शिक्षा बता दी, शिक्षक के गुण दोष सारे बता दिया। ठीक है, कि शिक्षक क्या है, प्राथमिक है या, बताओ इसमें कि जो प्रयोजनवाद में है ना, प्रयोजनवाद में मैंने आपको क्या बताया, शिक्षक प्राथमिक है या क्या है, बताना मुझे कमेंट में। ठीक है, तो आज हमने क्या कर लिया, जो प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद को भी हमने क्या व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा कर ली है। तो हमने क्या, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोगवाद के बारे में व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा कर ली है। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिन पे क्या है, संसाधनों के अभाव है। बाकी ये PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच।